आसरा नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। पॉलिटिकल टेम्परेचर बढ़ गया। जिस तरह आज ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई, नवाज शरीफ आज बड़ी दिनों के बाद 2 साल के बाद जिस तरह नून लीग ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में 2-3 चीजों को, तारीख इसकी गवाह रहेगी। आज वोट को इज्जत दो, दोबारा उसी तरफ पे आए हैं, और एस्टेब्लिशमेंट को जिस तरह उन्होंने आज लताड़ा है, और पंजाब के लीडर ने जिस तरह आज आवाज उठाई है, और मैंडेट चोरी हुआ है बार बार, और उसने जिक्र किया है, और आज आपने सुना जिस तरह पीटीआई की क़यादत कह रही थी कुछ भी नहीं होगा एपीसी में, और ये नाकाम जाएगी एपीसी, और लेकिन नवाज शरीफ ने आज 2-3 चीजें बार बार कही है कि हमारा इमरान खान के साथ मुकाबला ही नहीं है, जिन्होंने इनको लाया है, हमारा मुकाबला उनके साथ है। तो इन्होंने साफ, और आखिरी में जो जाते जाते वो दिन में नहीं भूला जिस तरह मैं वजीर आजम था, 2 दीवारें फलांग के आते थे। ये जो 2-3 चीजें उसने, हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट का भी उसने जिक्र किया है, जो उसने आज बातें की हैं वो बहुत ही सख्त बातें भी थी, सब कुछ भी था। आसिफ अली जरदारी साहब ने भी आज बातें की जमहूरियत को बहाल करने के लिए। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने सख्त लहजा था, और शहबाज शरीफ का नरम लहजा था और सख्त लहजा नहीं था। इसी के ऊपर मैं अपने स्टूडियो में दावत दी मोहतरम जनाब डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब, सेनेटर भी रह चुके हैं, सीनियर रहनुमा। सर मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। उसी के साथ मोहतरम जनाब दीवान सचल साहब, सिंध असम्बली के तहरीक इंसाफ के एमपी, मैं आपको वेलकम करता हूँ। उसी के साथ मोहतरम जनाब साजिद अहमद साहब, रहनुमा एमक्यू पाकिस्तान के एमएनए भी रह चुके हैं, सीनियर रहनुमा। सर मैं आपको भी वेलकम करता हूँ अपने शो। डॉक्टर साहब, क्या होने जा रहा है? आपको बोला तहरीक चलेगी, इस्तीफा होगा, या इंतजार करेगी पीपल्स पार्टी? क्योंकि आपकी दुखती रख 2 हैं, एक तो केसेस, दूसरी सिंध हुकूमत। देखें, बात सुने, मुल्क में जो 72 साल की तारीख में अगर आप कायद-ए-आज़म की वफ़ात के बाद जुगतू फ्रंट भी बना, ईस्ट पाकिस्तान में जो इलेक्शन जीता, उसके बाद आप देखिए मोहतरमा फातिमा जिन्ना के फेवर में भी इत्तेहाद बना, जो कि इलेक्शन लड़ा आमरों के ख़िलाफ़, अयूब खान के ख़िलाफ़। फिर आप देखेंगे रिएक्शनरी एक तहरीक उठी पीएनए की डॉलर्स के बुनियाद पर, वो भी एक इत्तेहाद था। इसी तरह जो आप देखेंगे एमआरडी, जो एक अजीम इत्तेहाद बना डिक्टेटर्स के ख़िलाफ़, और भरपूर कामयाब इत्तेहाद था। इससे पहले 68 में भी अयूब के ख़िलाफ़ तहरीक चली, वो भी एक इत्तेहाद था। इसी तरह आप देखेंगे परवेज़ मुशर्रफ के दौर में भी तहरीक चली, इत्तेहाद बने, और पाकिस्तान में इस तरह इत्तेहाद बनते रहते हैं। एक इत्तेहाद बनते हैं, कॉन्फ्रेंसेस होती है। आज भी एक ब्रेक थ्रू है कि एक जिस तरह पाकिस्तान में एक नवा एक्सपेरिमेंट जो हो रहा है कि पीछे कौन है, आगे कौन है, किस तरह हुकूमत चलाई जा रही है, किस तरह जो है लोगों के हकूक़ पामाल हो रहे हैं, किस तरह मिसिंग पर्सन हो रहे हैं, किस तरह जो है सूबों के हकूक़ पर टाके डाले जा रहे हैं। तो एक नई पेशरफ्त हुई है जिसमें आगे चलकर जिस तरह बेनज़ीर शहीद और नवाज शरीफ के दौरान ये जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ, इस तरह आगे चलकर कोई एक ब्रेक थ्रू हो सकता है कुछ अरसे के बाद। यह अपोजिशन का काम होता है कि डेमोक्रेसी में विजिबल अपोजिशन लोगों के इश्यूज़, मसले पर अगर विजिबल नहीं है, यही देखें बहस हिंदुस्तान में चल रही है कि भाई बीजेपी बहुत आजकल बड़ी सीटें हैं, तो वहाँ हिंदुस्तान में भी ये कह रहे हैं कि विजिबल कांग्रेस जो है अपोजिशन करे। तो ये जहाँ भी डेमोक्रेसीज़ हैं वहाँ विजिबल अपोजिशन, विजिबली अपना प्रेजेंस, लोगों के इश्यूज़, उस पर अगर बात होती है, चीज़ें आगे बढ़ती हैं। आज एक बिस्मिल्लाह हुई है, बाद में मीटिंगें होंगी, जो भी फैसले होंगे, पॉलिटिकल पार्टीज कितना अमल करती है नहीं करती है, हमें उम्मीद है अमल करेंगी। ठीक है, तो अच्छी बात है। दीवान साहब, बड़ा सख्त मुत्तहद और
जवाब और सवाल भी आपकी तरफ है कि अपोजिशन मुत्तहिद थी। आज मियां साहब भी आए, क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बड़ी मेहरबानी मीर साहब, आपने दावत दी। जैसे सेनेटर साहब अभी हमें बड़ी पाकिस्तान की काफ़ी इन्होंने मूवमेंट्स की एक बात की, तो ऐसी मूवमेंट्स होती हैं। मुझे याद है 88 में जब बेनज़ीर साहिबा, शहीद बेनज़ीर साहिबा प्राइम मिनिस्टर बनी थी, उनके खिलाफ तो एक नो कॉन्फिडेंस मोशन भी आई थी। उसके बाद क्या मियाँ साहब भूल गए कि IJI का क्या किरदार रहा है, जो आज इन्होंने बड़ी बड़ी बातें तो कर ली हैं कि जी हम उनके खिलाफ हैं। जब आर्मी चीफ साहब की एक्सटेंशन की बात आई तो मियाँ साहब ने तो वोट दे दिया, उनकी पार्टी वालों ने वोट दे दिया। अगर आप उनके खिलाफ हैं तो तब नहीं थे क्या उनके खिलाफ, आज हो गए अचानक। ये बातें करने की, वो कहते हैं ना कि हाथी के दांत कुछ और होते हैं, ऐसा कोई एक मुहावरा है, मुझे आपको पता है, उर्दू थोड़ी वीक है मेरी, कि इनकी ये बातें ज़्यादा होती हैं। कॉन्क्रीट एक्शन क्या होगा? लाइक सेनेटर साहब सेड, आई एग्री विद, मूवमेंट्स तो बनती हैं, लेकिन उनमें से कितनी मूवमेंट्स बेस्ड ऑन व्हाट होता है? मियाँ साहब कोर्ट्स में एब्सकॉन्डर डिक्लेयर हो चुके हैं। 3-4 चीजें, एक आपको लाया गया, ये ताना आपके ऊपर सबसे फजूल बात है यार। देखिए, एक इलेक्शन चोराए गए। सर मेरी बात सुने, मेरी अगेन थोड़ा बात सुने। अगर आप इंटरनेशनल वो देखें, फैफिन और ये जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, दे हैव सेड इट ऑन रिकॉर्ड कि अगर पाकिस्तान में कोई इलेक्शन फेयर हुई थी, जेन्युइनली 100% फेयर जिसको कहते हैं, तो वो 1971 वाली इलेक्शन थी। यानी आप वाली भी इलेक्शन फेयर नहीं हुई? नहीं, ये कहते हैं, मैं कह रहा हूं ऑर्गेनाइजेशन जो कहती हैं। उसके बाद तो जितनी भी इलेक्शन हुई हैं, जो भी आ रहा है, 2013 में हम इनको, इसी मियाँ साहब को मिन्नतें करते रहे कि आप 4 हल्के पे रिकाउंटिंग करवा दें, 4 हल्के पे रिकाउंटिंग करवा दें। मुझे आज एक बड़ी अजीब वैसे मैंने एक बात नोटिस की, मौलाना फजलुर रहमान साहब जब बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा जी कि रिजाइन कर देना चाहिए और इलेक्शन रिगिंग हुई है, ये हुआ है, वो हुआ है। मौलाना साहब के साथ एक कैंडिडेट खड़े थे जिन्होंने बिलावल साहब को लड़काना से, जो बिलावल साहब के आगे लड़काना से हारे, कुछ वोटों से हारे होंगे, 10-20 हज़ार वोटों से हारे होंगे, मुझे एग्जैक्ट फिगर्स तो याद नहीं है। अब बिलावल साहब यहाँ बैठे थे, वो बंदा पीछे खड़ा हुआ था, उनका आपस में केस चल रहा है ऑन दैट रिगिंग। सुमरो साहब आपस में आप वहीं पे बैठ के फैसला तो कर ले, पहले जीता कौन था। ठीक है, वोट नहीं पड़ा, मेरा वहां कैंडिडेट नहीं था। साहिद भाई, आज आपको APC कामयाब आपको लगी और PTI, 2 चीजें आपके सामने, 2-3 चीजें। आप कराची से हैं, आपको पता है कराची के अंदर सबसे ज्यादा क्वेश्चन मार्क है कि MQM का मैंडेट चोरी हुआ, और आप खुद कहते हैं, तस्लीम करते हैं, इस गवर्नमेंट के साथ हैं। मियां साहब ने भी यही चीज की, 2 साल कारकर्दगी आपके सामने है। और तीसरी चीज, ये नाअहल हुकूमत है। ये 3 चीजों का आप जवाब दे दें सर। बिस्मिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा देखिए, जो आज APC हुई है, यकीनन सब ने उसको देखा और अपने अपने नज़रियात उस हवाले से सबके पास सबका पॉइंट ऑफ व्यू अपना अपना देने का है उस पर। लेकिन इस APC के अंदर जो मैंने नोट किया ज़ाती तौर पर, तो मुझे लगा इसमें हर बंदा जो बात कह रहा है उसमें यकीनन वो बंदा खुद समझता होगा कि मैंने बात सही कही है। अपना मौक़िफ़ या उसकी जमात को, उसके लीडर का मौक़िफ़ यकीनन 100% उसमें कोई शक नहीं होगा कि उसने गलत कहा है। अच्छा, लेकिन देखिए, मौलाना फजल रहमान के हवाले से मैं इस एक बात कहना चाहूँगा कि देखें, मौलाना फजल रहमान का आज भी मेरे ख़्याल में जो उनकी वॉइस को कट किया गया है और उनकी बात को सुनवाया नहीं गया है। अच्छा, लेकिन पूरी अपोजिशन जमातों के अंदर मौलाना फजल रहमान का पॉइंट ऑफ व्यू सबसे अलग है और बाकियों का अलग है। अच्छा, वो डो एंड डाई करना चाहते हैं फौरी तौर पर कि असम्बलियों से इस्तीफ़े दें, आप फौरी तौर पर रोडों पर आ जाएं, एहतजाज करें, धरना दें डी चौक पर। इससे पहले भी उन्होंने इस्लामाबाद में धरना दिया था और अच्छी तादाद लेके आ गए थे। लेकिन अपोजिशन जमातों के अपनी अपोजिशन जमात जो जमातें हैं, उनके दीगर जमातें, अपोजिशन APC की जो दीगर जमातें हैं अपोजिशन की, उनसे वो नाला भी हैं कि उनका उस तरह से साथ नहीं दिया गया, वरना बहुत पहले शिकवा भी किया उन्होंने। अच्छा देखिए, कोई भी जमात या कोई भी अपोजिशन जमातें या कोई भी हुकूमत उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकती जब तक
सब यकज़बाना हो। आज इनकी एपीसी हो गई ज़रूर, लेकिन मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि इसमें कुछ ना कुछ आगे पीछे चीज़ें दोबारा से हो जाएंगी, आपस में इख्तलाफात हो जाएंगे। अगर वन पॉइंट एजेंडे पे जमा हो तो समझ में आता है कि ठीक है, अच्छी बात है। मिसाल के तौर पर नवाज शरीफ साहब ने कहा कि उनके साथ बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है, नाइंसाफ़ी हो रही है, ज़्यादती हो रही है, अपोजिशन की दीगर जमातों के साथ भी ज़्यादती हो रही है। तो इस मसला सारा पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल जमातों का ये है कि जब उनके अपने साथ ज़्यादती होती है तो कहते हैं कि ज़्यादती हो रही है, उनको ज़्यादती लगती है। लेकिन वही ज़्यादती उनके दौर में किसी और के साथ हो रही हो तो उसको ज़्यादती नहीं कहते, उसको कहते हैं कि बिल्कुल सही हो रहा है, ये गलत है, इसलिए इनके खिलाफ ऐसा किया गया। ये सब चीज़ें आज जो मैं समझता हूँ मुस्लिम लीग नून के खिलाफ हो रही हैं या पीपल्स पार्टी या दीगर जमातों के खिलाफ हो रही हैं, ये सब MQM इन चीज़ों से गुजरी है। सही। अच्छा, जब MQM मुख्तलिफ मराइल से गुजरी, उनके लोगों पर केसेस बने, उनको जेलों में डाला गया, तो उस वक्त यही जमातें शादियाँ बजाती थी और ढोल बजाती थी कि ये सब कुछ सही हो रहा है और गलत कुछ भी नहीं हो रहा। नवाज शरीफ साहब के दौर में जो ऑपरेशन हुआ था 1992 को, उसको बाद में ये सब प्रूव हुआ कि गलत था, रॉन्ग था, ज़्यादती थी, नाइंसाफ़ी थी। लेकिन बहरहाल हुआ इनके दौर में सही, और उस ज़माने में इस चीज़ को रोक नहीं सके। तो जब इख्तियार में होते हैं तो समझ में नहीं आता, और इख्तियार से हटने के बाद चीज़ें समझ में आती हैं। तो मेरे ख्याल में आज इनकी अगर चीज़ें समझ में आ रही हैं तो बेहतर तरीका ये है कि ग्राउंड पर आए। मैं सर इसी पे आऊंगा। तीन चीजें फिर मैं साजिद साहब, आप सीनियर सियासतदान हैं, फिर चीजों को आप इधर लेके गए हैं, मैं उसी पे आऊंगा। मेरे साथ सीनियर इनका पर्सन, सीनियर जर्नलिस्ट मुनीज़ जहांगीर साहिबा मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे। मुनीज़ साहिबा, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। बहुत शुक्रिया जी। मैडम, किस तरह देख रही हैं आप? सियासी दर्जे हरारत बढ़ गया है आज की एपीसी में, जो नवाज शरीफ साहब ने खिताब किया है, हलचल मच गई है सियासी तौर, क्या कहेंगी मुनीज़ साहिबा? देखिए, जो हमारे जराए हमें बता रहे हैं, मैं इधर एपीसी के मैरियट होटल में ही इस वक्त मौजूद हूँ, और हमारे जराए जो हैं वो हमें बता रहे हैं कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस के नाम से एक नई मूवमेंट अब लॉन्च की जाएगी। और जिस किस्म के बयान मियां नवाज शरीफ ने या तकरीर मियां नवाज शरीफ ने दी है, तो अब इसे कम करना मुश्किल हो जाता। जो मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा कि हम इमरान खान के खिलाफ लड़ने नहीं आए, हम उसको लाने वालों के खिलाफ लड़ने आए हैं। तो अगर टेम्परेचर इतना ऊपर हो गया, और उन्होंने ये भी आज बता दिया कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम बाजवा, उनका कहना था कि वही बलोचिस्तान हुकूमत की को हटाने में उनकी साजिश थी, और फिर जो सेनेट के इलेक्शन को रिग करने में उन्हीं की साजिश थी। उन्होंने ये सारी बातें कह डाली और ये भी कह डाला कि फौज को सियासत से दूर रहना होगा। तो उन्होंने जब अपने ओपनिंग रिमार्क्स किए, तो जो अक्सर अपोजिशन करती है कि बात वो इमरान खान की करती है, मगर हम सबको पता है कि यहाँ पे पाकिस्तान चलाता कौन है। तो उन्होंने जो सेंटर पीस है इस पूरी मूवमेंट का, उसको उन्होंने आमरीत के जंग के खिलाफ जो है एक अपनी जो मूवमेंट है उसको लॉन्च करने की बात की। तो मैं समझती हूँ अब उस पॉइंट से हटना बहुत मुश्किल हो जाएगा अपोजिशन के लिए। ठीक है मैडम, आप एक मिनट में डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब पीपी सेनेटर हैं, इसके ऊपर कमेंट्स देना चाहेंगे, मैं फिर आपकी तरफ आऊंगा। हाँ, मैं मुनीज़ा जहांगीर को कहूँगा कि आज अगर आपकी वालदा जिंदा होती वो बहुत खुश होती, क्योंकि आज एक माइलस्टोन पाकिस्तान की हिस्ट्री में रखा गया है, और अस्मा जहांगीर साहबा अगर जिंदा होती तो बहुत खुश होती। ये रिमार्क्स इन्होंने दिए हैं कि अगर वालदा आपकी जिंदा होती तो जरूर खुश होती, जिस तरह की आज जो है ना मियां नवाज शरीफ ने बात की। मैडम, एक और चीज मैं आपसे जरूर पूछूंगा, क्या इस्तीफा होगी, तहरीक चलेगी, लॉन्ग मार्च होगी, या जिस तरह साजिद अहमद साहब भी बैठे, MPA पे भी दीवान सचल साहब बैठे, डिफरेंसेस रहेंगे, यूनाइटेड रहना किस तरह मुमकिन है इस पूरी पार्टीज को? आपको अभी भी लग रहा है कि नून लीग तकसीम अब नहीं होगी? सबसे पहले मैं करीम ख्वाजा साहब का बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरी वालदा को याद रखा, और वो हमेशा जमहूरियत के लिए उनकी जद्दोजहद रही, चाहे वो सड़क पे हो, चाहे वो अदालतों के अंदर हो, चाहे वो पॉलिटिशियंस के साथ एडवोकेट करके हो कि जमहूरियत ही जो एक रास्ता है वही है पाकिस्तान के लिए। और मैं समझती हूँ कि आज जिस किस्म की बातें हो रही हैं उसके लिए उन्होंने जद्दोजहद 1980s में शुरू की, और तो एक तरीके से आई थिंक आवर पोजीशन हैज बीन विंडिकेटेड आफ्टर सो मेनी इयर्स। बट मैं एक चीज जरूर कहूंगी कि वो उनको भी मालूम था
कि सियासी जमातों के लिए कितना मुश्किल होता है आगे बढ़ना। सही। और वो ये समझती थी कि मियां नवाज शरीफ साहब जिस डगर पे निकल चुके हैं और जमहूरियत पसंद हो गए हैं, शायद उनकी जो सियासी जमात है वो उनकी बात की या उनकी पोजीशन की तायद ना करे या उनकी इस बात को समझे भी ना। तो हमने आज ये देखा है, जब हम एपीसी के अंदर दौरान रिपोर्टिंग करते रहे हैं, तो हमें ये बात मालूम हुई है कि मियां नवाज शरीफ का यहाँ पे आना जो था वो इतना आसान नहीं था और उनको काफी रुकावटों का भी सामना करना पड़ा। हमें ये बताया जा रहा है कि जनवरी के अंदर ये प्रोटेस्ट होगा और ये प्रोटेस्ट जो है ये ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से की पार्टी से, मतलब जो नई मूवमेंट है उससे लॉन्च किया जाएगा। जो आपने सवाल किया बड़ा अहम है, क्या तब से लेके अब तक वो इकट्ठे रह पाएंगे? तो सही। सभी ये कह रहे थे यहाँ पे बैठे सहाफी कि तब से लेके अब तक काफी उखाड़ पुचाड़ होगा और देखते हैं कि उस उखाड़ पुचाड़ में कौन बचता है। हाँ, सही। मैडम आप रहे, मैं पहले साजिदा में साहब सबसे फिर मैं आपकी तरफ आऊंगा। एक तो तकसीम, दूसरा इलेक्शन और रिगिंग। हमारे दौर में तो हर दौर में हुई है इलेक्शन चोरी भी। आपका मैंडेट भी कराची में था, वो भी चोरी हुआ। इससे आप मुत्तफिक हैं मेरे साथ? अच्छा देखिए, इस पे एमक्यूएम ने ऑब्जेक्शन किया और बाकायदा कोर्टों में भी गई हुई है अपने केसेस को लेकर जो हमारे कैंडिडेट हारे हैं। और क्योंकि इसमें आज एक दो बातें बड़ी अहम हुई हैं एपीसी के अंदर कि पूरा बीआरटी बंद हो गया था और 12, 14, 15 या 24 घंटे के लिए। तो क्वेश्चन मार्क बहुत सारी चीज़ों में हैं और नो डाउट कि हमें भी हम भी कहते हैं 2018 के इलेक्शन के हवाले से कि एमक्यू को भी कहना है कि ठीक है, हमारे साथ हाथ हुआ है यहाँ, और इसको बाकायदा बबांग दहल एमक्यू ने बार बार इसका इजहार भी किया है। लेकिन मेरे ख्याल में मैं समझता हूँ कि ये जो एपीसी का आज होना और जिस तरह से अभी बताया कि जनवरी के अंदर कोई मूव चलेगी, इनकी स्टार्ट होगी, मैं समझता हूँ कि मार्च के अंदर जो मुझे ऐसा लग रहा है कि सेनेट के इलेक्शन होने जा रहे हैं और जो मार्च में सेनेट के इलेक्शन होने जा रहे हैं उसमें यकीनन जो मेंबरान है नून लीग के वो कम होंगे और यकीनन पीटीआई अक्सरियत में आएगी। तो अपोजिशन की भी पूरी कोशिश ये होगी कि मार्च से पहले कुछ ऐसा कर जाएं कि मेरे ख्याल में सेनेट के इलेक्शन ना हो पाएँ या उससे पहले कुछ मुल्क के अंदर ऐसा हो जाए कि चीज़ें पीटीआई के हाथ में ना रहें। लेकिन बहरहाल मुझे ये भी अच्छी तरह याद है कि देखिए, मुस्लिम लीग नून ने 2 मरतबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को गिराया है और पीपल्स पार्टी ने नून लीग की गवर्नमेंट को गिराया है एक 2 मरतबा। लेकिन फिर बाद में सबक भी सीखा है कि हमें आपस में लड़ना नहीं है। और लेकिन हम ये देखते हुए आए हैं तसलसल के साथ कि इख्तलाफात फिर भी पाकिस्तान की सियासी जमातों के दरमियान बहुत ज़्यादा रहे हैं आपस में। अच्छा, अब अगर बात नज़रियाती सियासत की कर ली जाए तो वो हमें कम नज़र आती है। वो इसलिए कि देखें, ये सबको पता है कि इस मुल्क के अंदर करप्शन हुआ है, ये सबको पता है कि लूटमार हुई है इस मुल्क के अंदर, ये सबको पता है कि पब्लिक के टैक्स के पैसे को खाया गया है। आखिर कोई एहतसाब का भी कोई एक मेरिट तो होना चाहिए। आज नहीं कल नहीं परसों, उसके बाद पाकिस्तान को किसी न किसी लाइन पर तो आना है। ठीक है, क्लोजिंग रिमार्क्स आप दें मैडम। तो क्या आपको लग रहा है कि खामोशी नहीं होगी अभी नून लीग के अंदर? यह तहरीक चल पड़ी है, यह सियासी जद्दोजहद चल पड़ी है, क्या कहेंगे मुनीज़ साहब? देखिए, आज जो हमारे पास खबरें आई हैं उससे तो एक बात वाज़ेह हो गई है और ये बात मेरी वालदा भी अक्सर कहती थी कि मियां नवाज शरीफ साहब की जो पार्टी है शायद वो इतनी बुरी सोच की पार्टी नहीं है जिस तरह के अब मियां नवाज शरीफ साहब बन गए। तो वो अक्सर हंस के कहती थी कि मियां नवाज शरीफ साहब को चाहिए कि पीपल्स पार्टी में आ जाए, ज़रदारी साहब को चाहिए कि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सरबराह बन जाए। तो मैं समझती हूँ कि आज यही कुछ देखने को मिल रहा है। और क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपने कायद के विजन के तहत चल पाएगी? तो उसका आपको थोड़ा सा मैं अगर झलकी दूं तो मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा कि जी हमारी जो लड़ाई है वो इमरान खान को लाने वालों के साथ है। तो उसके बाद जब शहबाज शरीफ साहब की तकरीर हुई तो उन्होंने फिर इमरान खान की तरफ ही तीर जो है वो चलाए। तो मैं ये समझती हूँ कि क्या मियां नवाज शरीफ साहब अपनी पार्टी को साथ लेके चल पाएंगे? ये उनके लिए शायद सबसे बड़ा चैलेंज होगा। बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम दिया। सीनियर इनका पर्सन जनरल मुनीज़ जहांगीर। देवान साहब आपकी तरफ आएंगे।
बड़ा टफ टाइम दिया है अपोजिशन ने। जो प्रिडिक्शन थी आपकी, शेख रशीद साहब की, कि कुछ भी नहीं कर पाएंगे ये लोग, ये डरे हुए हैं, खौफजदा हैं, क्या कहेंगे? पहले तो आपने कहा आपकी, और फिर आप शेख रशीद साहब का नाम ले रहे हैं। वो हमारे अलायंस पार्टनर जरूर है, मैं बड़े अहम आदमी हैं। नहीं, बहुत अहम है, मेरे बहुत सीनियर भी हैं, लेकिन मैंने उनको डिफेंड करने का मेरी पार्टी ने कोई ठेका नहीं लिया हुआ है। नहीं किया हुआ। मेरे भाईजान ने जो बात की 18 में हमारे साथ हाथ हो गया, हम भी ये कहते 13 में हमारे साथ हाथ हो गया था। ये जाने दे इनकी बातें, अब क्या करने का फायदा। किसके साथ हाथ किया? हाँ छोड़ दे। अब जो मीर साहब जो आपने बात की कि जी बहुत हुआ है, क्या हुआ, क्या है, बातें हुई है ना एक ड्राइंग रूम में बैठ के। क्या हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ है। ये सिर्फ बातें करते रहेंगे, इनके किसी बात पे कोई वैल्यू नहीं है। मुझे याद है एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी 2007 में साइन किया था शहीद मोहतरमा बेनजीर साहिबा ने और नवाज शरीफ साहब ने। उसकी एक पॉइंट थी, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू माय ब्रदर आउट हियर, उसकी एक पॉइंट थी कि चाहे कुछ भी हो जाए हम एमक्यूएम से अलायंस नहीं करेंगे। उसमें ये पॉइंट है। आप आज भी जाके वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पढ़े जो मैं बात कर रहा हूं। 2008 में जैसे हमारे जरदारी साहब की गवर्नमेंट आई, इन्होंने सबसे पहले एमक्यूएम से अलायंस किया। वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की पहली पॉइंट ही डायरेक्ट टूटी गई। ठीक है, तो ये जो बातें कर रहे हैं उस पे अमल भी होना चाहिए। ब्रेक का टाइम, ब्रेक के बाद एक मिनट, ये जो कह रहे हैं कि जी जनवरी में हम करेंगे, जब करोगे तो देखेंगे यार। फिलहाल तो बातें इतना ओवर कॉन्फिडेंट क्यों है? किसकी वजह से? बिकॉज मैं पिछले 40 साल से हिस्ट्री पढ़ रहा हूं। मैंने भी हिस्ट्री पढ़ी है, जैसे हमारे सेनेटर साहब तो हिस्ट्री पढ़ी है या किसी और का एतमाद है? ये आपका एतमाद नहीं यार, है। आपको पता है कि मैं मुझे पता है, मैं अपने अल्लाह के आसरे चलता हूँ, मैं किसी की बात पे नहीं। इक़्तिदार भी ऐसा ही मिला है आपको? अल्लाह की मेहरबानी सर, अल्लाह की मेहरबानी या किसी और की मेहरबानी? ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम डॉक्टर साहब। जिस तरह ये आए हैं और जिस तरह लाए गए, मैं नहीं कह रहा, नवाज शरीफ भी कह रहे हैं, आप भी कह रहे हैं, एमक्यूएम के साथ भी जो कराची में हुआ आपको पता है, उनकी क़यादत भी कह रही है, सब कुछ कह रहे हैं, ये सबके सामने है। इलेक्शन में भी जो हुआ नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं, चाहे जिस तरह वो तहरीक इंसाफ का है उसका पूरा हक है। हर दौर में जिस तरह इलेक्शन हुआ है क्वेश्चन मार्क तो है। जिस तरह दीवान साहब क्या कहेंगे? देखिए, ये बदकिस्मती है, पाकिस्तान की तारीख में इस तरह चीज़ें होती हैं और उसको जो रेक्टिफाई पार्लियामेंट ही कर सकती है। तो अगर ये इत्तेहाद बनता है जिसमें ये चीज़ें आगे चलकर चीज़ें नहीं हो, जिस तरह हमारे पास हिंदुस्तान में चीज़ें चल रही हैं, तब नॉर्मल 72 ईयर्स से एक डेमोक्रेसी है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपने डेथ सेल में किताब जो लिखी है, इफ़ आई एम एसिनेटेड, उसमें यही लिखा है कि हिंदुस्तान इसलिए सलामत है और प्रोग्रेस कर रहा है कि वहाँ डेमोक्रेसी है। तो यहाँ बदकिस्मती से वो चीज़ें नहीं हैं 47 से लेकर। लेकिन डॉक्टर साहब, जब आप इक़्तिदार में होते हैं तो डिक्टेटर हो जाते हैं, न कोई इदारा बनाते हैं, न एहतसाब की बात करते हैं। जब इक़्तिदार से बाहर आ जाते हैं, इदारों की बात भी करते हैं, जमहूरियत की भी बात करते हैं। देखिए इम्तियाज, मैं जो बात कर रहा हूँ, थोड़ा प्लीज़ थोड़ा ठंडे दिल से सुनिएगा। देखिए, इस वक्त जिस हम मोड़ पर दुनिया में खड़े हैं वो है कोरोना। अभी भी कोरोना चल रहा है, कोरोना सारी दुनिया में है, ख़त्म नहीं हुआ है। जो पोस्ट कोरोना वर्ल्ड, जो कोरोना के बाद जो दुनिया बनने जा रही है, जिसमें पाकिस्तान भी हिस्सा है, वो एक नवा इंसान, नए सिस्टम और नई चीज़ें आ रही हैं। जब तबाही इंसान की होती है, इंसान ज़ात की, वो प्लेग की वजह से हो, वो स्मॉल पॉक्स की वजह से हो, वो एटम बम गिरने की वजह से हो, वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हो, तो ये उसके बाद एक नवा इंसान बनता है, नई सिस्टम्स बनते हैं। तो पोस्ट कोरोना वर्ल्ड पाकिस्तान में भी एक डिफरेंट होगा। उसका रीज़न ये है कि इस वक्त इकोनॉमिकल क्रैश सारी दुनिया में है और पाकिस्तान में भी है। कोरोना भी अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, मेरे ख्याल से नेक्स्ट ईयर मिड में जाकर होगा, जब तक वैक्सीन नहीं आती है। तो अगर उसको मिलाएं और ये पाकिस्तान की जो 72 साल की तहरीक को मिलाएं, तो वो पॉलिटिकल फोर्सेस अगर एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो न्यू पॉलिटिकल फोर्सेस, न्यू नौजवान लोग आ जाएंगे और वो नौजवान या न्यू पॉलिटिकल फोर्सेस किसी भी सूरत में इस्टेब्लिशमेंट को चलने नहीं देंगे। क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट, मैं खुलकर कह रहा हूँ, आज बिलावल ने भी ये बात कही है, आज नवाज शरीफ ने भी ये बात की है कि इस्टेब्लिशमेंट का फ्यूचर पाकिस्तान की सियासत में, पोस्ट कोरोना वर्ल्ड में, इंटरनेशनली मुझे नजर नहीं आ रहा। डॉक्टर साहब, जब आपकी हुकूमत बनती है, नून लीग की हुकूमत बनती है, क्या एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट के बगैर बनती है? देखिए, मैंने इस वक्त जो बात की है, मैं पोस्ट कोरोना वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ।
वो 4-6 महीने या साल। सर आप 5 साल पूरे करें, इमरान खान साहब 5 साल नहीं पूरे करें। देखिए, हमने आज ये कहा है कि कोई भी ऐसा काम हम नहीं करेंगे कि बोनापार्ट या किसी जनरल को या कोई नेशनल हुकूमत बने जिससे पार्लियामेंट को नुकसान। चाहते हैं क्या एहसाब नहीं हो, दबाओ। देखिए, डिस्कशन चल रहे हैं, विद इन पार्लियामेंट भी तब्दीली आ सकती है, न्यू इलेक्शन भी हो सकते हैं, वक्त के साथ फैसले भी हो सकते हैं। आज रातों रात तो फैसले नहीं होने। तो सर आपकी तरफ आएंगे। आपने भी 2 साल में जो ख्वाब दिखाए थे लोगों को, जो नया पाकिस्तान, लोग आज पुराने आपको लोग बद्दुआएं दे रहे हैं, लोग आपसे जान छुड़ाना चाहते हैं। कराची के साथ जो आपने किया, आपके वजीर आजम गवर्नर हाउस में आए, पूरा कराची डूब गया, गवर्नर हाउस से आए और इस्लामाबाद चले गए, किसी एक हलके को भी विजिट इन्होंने नहीं किया। क्या कसूर कराची के लोगों ने किया? यहां तो आपको मैंडेट मिला है। आप लोग पता नहीं क्या सोच के बात करते हैं, मुझे तो ये भी समझ नहीं आता। 70 साल से अगर मुल्क बिगड़ा हुआ है तो आप चाह रहे हैं वो 2 साल में सुधर जाए। 2 साल का मरसा है। सर सुन ले, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पिछले 70 सालों में नहीं बना कराची में, वो भी आपने पीटीआई के जिम्मे डाल दिया। अगर खान साहब जाके एक हल्के को विजिट कर लेते तो उससे कौन सा हल्का सुधर जाता? वजीर आजम नहीं करे, नहीं आए। करना चाहिए। जब आपने ये शो में मेरे को अपना रिकॉर्डिंग दिखाया उस शो की, जब जरदारी साहब सिंध में सबसे भयानक फ्लड आया था 2011 में, और जरदारी साहब फ्रेंच रिवेरा पे छुट्टी मनाने चले। ये जस्टिफिकेशन है? ये जस्टिफिकेशन नहीं। आप जस्टिफाई कर रहे हैं। आप अपने आप को क्यों जस्टिफाई कर रहे हैं? तब आप लोग क्यों चुप थे? मैं ये पूछ रहा हूँ। हम कभी भी चुप नहीं थे। हम अपना इम्तियाज मीर साहब से ही पूछ रहा हूँ, मेरे को तब का अपना खो दिखाओ जब जरदारी साहब फ्रेंच रिवेरा में छुट्टी मना। उसके बाद आए थे, गए थे बारिशों में, मुझे याद है, याद थे। ये मेरी बात सुने, जो आप लोग ने पूरा सिस्टम खराब है ना। पीटीआई इज अ माइंडसेट, आपको माइंडसेट चेंज करना जरूरी है। आज अभी हम यहाँ आए हैं, देखिए कोरोना की जो सेनेटर साहब ने बात की, आई टोटली एग्री विद हिम। इनफैक्ट मैं जो फेयर कर रहा हूं, मैं समझ रहा हूं कोरोना का बहुत बड़ा वेव दोबारा आने वाला है। दैट इज माय पर्सनल फेयर। आई होप आई एम रॉन्ग, लेकिन सेनेटर साहब ने भी मास्क पहना होता, मैंने भी मास्क पहना होता, सर ने भी मास्क पहना होता, हम लोग ने शो के लिए आके उतारा है। ये प्रोटोकॉल अगर आप आज बाजार में चले जाएं, 20% लोगों ने भी मास्क नहीं पहना होता है। ये माइंडसेट है, ये माइंडसेट हैज टू चेंज फ्रॉम विद इन। जब तक आप अपने आप को चेंज नहीं करेंगे, आप चाह रहे हैं मुल्क सुधर जाए। एक इमरान खान साहब आके मुल्क सुधारेंगे, या इवन एक बिलावल साहब आके मुल्क। क्या इमरान खान की जिम्मेदारी नहीं है एज ए वजीर आजम? एज ए वजीर आजम वो चिल्ला चिल्ला के आप अवाम के ऊपर डाल रहे हैं। अवाम की है गलती, माननी पड़ेगी। रियासत की जिम्मेदारी नहीं है। रियासत की क्या जिम्मेदारी है? महंगाई, बेरोजगारी, महंगाई तो पूरी दुनिया में हो रही है। सर ने अभी ये अद्वियात किस तरह महंगी हुई, आगे बात की है। चीनी चोर कहां गया, आटा चोर कहां गया, ये जिम्मेदारी नहीं है आपकी। वी आर द फर्स्ट गवर्नमेंट जिसने रिपोर्ट करवाई और रिपोर्ट पब्लिक। क्या हुई? कुछ भी नहीं हुआ। बाहर कैसे चले गए? जहांगीर तरीन कैसे चले हो गए? किस तरह बीमार हुए? तो भारी नहीं, क्यों भेज दिया आपने? या कौन सी कोई जस्टिफिकेशन नहीं। फ्रॉम कोर्ट किसकी गवर्नमेंट में गया? शायद मियां साहब को किसने भेजा? मियां साहब को डॉक्टर नहीं, आपने भेजा मियां साहब को। सर आपकी तरफ आते हैं, क्या ये गवर्नमेंट करे कि अवाम के ऊपर सब जिम्मेदारी? 2 साल का कम अरसा है साजिद भाई, आप कम अरसा समझते हैं कि 70 साल की तबाही, शहर आपके सामने, क्या इन्होंने जो वादे किए, कोई एक वादा इन्होंने पूरा किया है? देखिए, इस शहर के साथ, शहर कराची के साथ तो सभी ने ज्यादती की जो हम समझते हैं। वो इसलिए कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट आई तो हमने M9 की बात की। मैं खुद उस वक्त में था, उस वक्त मिलने गया था, और M9 कराची हैदराबाद मोटरवे और ग्रीन बस लाइन मंसूबा, ये हमने ओके करवाया था उनसे। लेकिन देखिए, दुनिया के अंदर जब भी मोटरवेज बनती हैं ना, तो वो उसकी ब्रांचेस जो निकलती हैं वो पोर्ट से निकलती हैं। पोर्ट से उसकी ब्रांचेस निकलकर फिर तमाम दीगर प्रोविंस के अंदर, सिटीज़ के अंदर, डिस्ट्रिक्ट के अंदर, यूनिवर्सिटी तक निकलती भी जाती हैं। अच्छा देखिए, लेकिन यहाँ अलमिया ये हुआ कि मोटरवे तो बन गए, लेकिन मोटरवे पहले जहाँ सी पोर्ट नहीं था, वहाँ स्टार्ट इस्लामाबाद, पंजाब, इस तरफ इन एरियाज़ के अंदर ये मोटरवेज बनाई गई, और उसके बाद कराची M9 मंसूबा बनाया गया। अच्छा दुनिया के अंदर जो मोटरवेज बनती हैं वो हाईवेज़ पे कभी नहीं बनाई जाती हैं, हाईवेज से हट के मोटरवेज बनाई जाती हैं। यहाँ भी हमारे साथ धोखा किया गया कि हाईवेज़ पर मोटरवे बना दी गई, उस पर गदा गाड़ी वाला भी जा रहा है, उस पर सुजुकी वाला भी जा रहा है, उस पर रक्षा वाला भी जा रहा है। नंबर 1।
दूसरा ये कि देखें जो 18वीं तरमीम पास की गई थी, हमने उसको सपोर्ट किया था। हम बहुत ज़्यादा खुश थे कि चलें अब छोटे बड़े वफाक से इख्तियारात निकल के उसकी मुट्ठी से और प्रोविंस में जाएंगे, सूबों में आ जाएंगे, सूबों से सिटीज़ के अंदर जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट के अंदर जाएंगे। उसके कुछ पॉइंट थे, उसके अंदर कुछ पॉइंट हैं, 2-3 में पॉइंट उसका जिक्र करूँगा जो NFC वार्ड के हवाले से। उसमें एक पॉइंट ये है कि देखें सबसे ज़्यादा काम वहाँ करवाया जाएगा जो प्रोविंस के अंदर जो सिटी सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करके देता होगा। फिर वहाँ पर अखराजात किए जाएंगे, फंडिंग की जाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाएगा जहाँ पर आबादी कम है ताकि वहाँ आबादी हो। और तीसरा वो जो सबसे ज़्यादा जहाँ सबसे ज़्यादा आबादी होगी। अच्छा, इन तीनों चीज़ों में अगर तीनों क्वेश्चन आप उठाएं उसमें से और देखें तो इसमें कराची है शहर जो कि सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है, जहाँ सबसे ज़्यादा जहाँ की आबादी है, या सेकंड एक हो गया थर जहाँ आबादी कम है। ना कराची में कोई काम हुआ ना कोई थर में काम हुआ, ठीक है ना। अच्छा, बिल्कुल इस तरह से देखें बहुत अच्छा मौका मैं समझता हूँ। मेरे भाई हैं अपना हमारे पीपल्स पार्टी के, और बहुत अच्छा मौका, 12 साल थे, डट के काम करना चाहिए था अल्लाह के बंदों के लिए, इंसानों के लिए। अल्लाह ताला जब किसी को मौका देता है तो उसको काम करना चाहिए। अच्छा, मैं ये समझता हूँ जब इक़्तिदार में होता है इंसान मौके ज़ाया कर रहा होता है, और जब इक़्तिदार से हटता है तो उसको एहसास होता है कि मुझे मौका मिला था, यहाँ और यहाँ गलतियाँ हुई हैं और मुझे ये गलती नहीं करनी चाहिए थी। तो देखिए अभी जो मौजूदा APC हुई है या मौजूदा आप हुकूमत की बात ले लें तो मैं समझता हूँ कि मौजूदा हुकूमत भी इस वक्त देखें 1130 या 33 अरब का इन्होंने अनाउंस किया कराची आकर इमरान खान साहब ने। अब देखिए अभी इससे पहले 162 अरब रुपए का क्या हुआ था? मैं बता 2019 में मैं वही बताने जा रहा हूँ। देखें ये जो अभी 1130 अरब का इन्होंने जिक्र किया है, देने का कहा है, इसमें मेरे ख्याल में 800 कुछ अरब तो वो हैं जो पहले के हैं, जो प्रीवियस प्रोजेक्ट हैं उसके अंदर लगने हैं, वो सब पाइपलाइन के अंदर हैं। अच्छा, फिर बाकी जो पैसे रह गए हमें नहीं पता कब आएंगे, लेकिन बहरहाल ये शहर अभी आपने कल FBR की रिपोर्ट देखी है, आई है कि सदर 800 अरब रुपए दे रहा है, 7 अरब 77 करोड़ रुपए रेवेन्यू दे रहा है, जनरेट करके दे रहा है। सिर्फ एक सदर की मार्केट है 45% सिंध दे रहा है, यानी वो कराची है तकरीबन। आप देखें तो ज़्यादा जनरेशन कराची से होती है, जनरेट होता है फंड, रेवेन्यू की कलेक्शन यहीं से होती है। उसकी पूरी मार्केटों का डेटा दिया गया है। तो वो शहर जिसकी एक मार्केट तकरीबन 100 अरब रुपये दे रही है, उसको आप 1100 अरब 3 साल में देंगे, यानी 3 साल में वो आपको 9000 अरब देगी सालाना। 3000 अरब रुपये सालाना दे रही है वफाक सिंध को, कराची या सिंध देता है, आप उसको 3 साल में देंगे और उसका भी कुछ पता नहीं है। मैं समझता हूँ यकीन है, एतमाद है, जो आपके साथ वादे हुए, MQM के साथ वादे, आपकी मजबूरी कौन सी है इस गवर्नमेंट के साथ? जाती तौर पर मैं समझता हूँ कि देखिए मुझे तो नहीं लग रहा कि ये काम होंगे, मुझे नहीं लग रहा कि ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होंगे उस वक्त तक, और इस मुल्क के अंदर 3 साल किसने देखे कल का नहीं पता। पैकेजेस से मसले होंगे या अख्तियारात से मसले होंगे? मेरे ख्याल में देखें बहुत अच्छा मौका था। जो हमें एक चीज़ समझ में आती है, 4 साल अगर कराची में बल्दियाती गवर्नमेंट MQM पाकिस्तान की रही है तो उसमें पीपल्स पार्टी अगर जमहूरी जमात अपने आप को कहती है तो उसको फुल सपोर्ट करना चाहिए था हमें। चलें थोड़ा सा हम समझते हैं कि PTI यहाँ के नाकआउट हो जाती है, ये गवर्नर नाकआउट हो जाता है कि 18वीं तरमीम के बाद वफाक इन्वॉल्व नहीं हो सकता सूब प्रोविंस के मामला के अंदर। वफाक का काम है प्रोविंस को फंडिंग करना, प्रोविंस का काम है वो के सिटी और डिस्ट्रिक्ट और दीगर जगहों तक उसको पहुँचाना ईमानदारी के साथ। लेकिन बहरहाल ये काम नहीं हुए। लेकिन इसका आप देखने की वो शहर जिसका कल FBR ने एक पूरा डेटा दिया है कि यहाँ की मार्केटें कितना अरबों खरबों रुपए। इमरान खान क्यों गैर संजीदा हैं कराची के हवाले से? मेरे ख्याल में अगर गैर संजीदा हैं तो फिर इनको भी हटने के बाद अंदाज़ा होगा कि मुझसे ये गलती हुई है, ठीक है ना। बेहतर ये कि भी वक्त है सीट पर बैठे हुए स्टेप लें, स्टैंड लें और लोगों को फैसिलिटेट करें, क्योंकि अगर लोग पब्लिक किसी जमात को वोट देती है, मिसाल के तौर पर अपोजिशन को दे या गवर्नमेंट में बैठी जमातों को दें, तो गवर्नमेंट में जब जो भी लोग आते हैं अगर CM बनता है, PM बनता है, तो उसका बुनियादी काम फिर ये होता है कि उसके लिए कोई कुछ नहीं होता, ना अपोजिशन ना हुकूमत, बल्कि वो इंसान अल्लाह के बंदे होते हैं, सामने वोटर सबके होते हैं, उसको सबके लिए काम, पब्लिक के लिए काम करना। 2 साल नाकाम कहेंगे इनके? मैं समझता हूँ कि 2 साल के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत से लोगों को जो तवक्कुआत थी वो तो पूरी नहीं हुई। वो इसलिए कि इलेक्शन से पहले इमरान खान साहब ने बहुत बड़े बड़े दावे कर दिए थे, बहुत
बड़ी बड़ी बातें कर दी गई थी और मैं समझता हूँ कि उन पर इम्प्लीमेंट होता हमें तो नहीं दिख रहा। डॉक्टर साहब, मौका तो बड़ा अच्छा है तहरीक चलाने का भी, और ये जो एपीसी हुई है, साजिद भाई ने भी कह दिया है कि 2 साल के अंदर जो एक्सपेक्टेशन थी, जो वादे थे, जो दावे थे, महंगाई, बेरोजगारी, घर देंगे, नौकरियां देंगे, सब कुछ वो पूरे नहीं हुए। एक बात मैं आपको थोड़ा आज की एपीसी के हिसाब से मैं थैंकफुल हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से कि नवाज शरीफ ने एक बात क्लियर कट कर जो बात की कि ये जो बलूचिस्तान की जो असेंबली का जो ड्रामा और सेनेट के हिसाब से वो कम से कम पहले आसिफ साहब के, जरदारी साहब के गले में आता था कि उन्होंने सारा किया, मगर आज उसने कह दिया कि ये करने वाला बाजवा था आसिम सलीम। तो ये हिस्टोरिकल उसने एक दुरुस्त जो फैक्ट्स आवाम के सामने रखे हैं, तो वो तो बहुत अच्छा किया। कम से कम कल तक जो हम पर क्रिटिसाइज हो रही थी वो तो ख़त्म हुई। अब क्या होता है क्या नहीं होता है, मैं एक सोशल साइंटिस्ट हूँ, पॉलिटिकल वर्कर हूँ, मैं समझता हूँ कि हमें इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए। इस वक्त जो है वबा चल रही है, इस वक्त सारी दुनिया की इकनॉमी क्रश हो रही है, इस वक्त जो है अफरा तफरी सारी दुनिया में लगी पड़ी है। अमेरिका हो, चाइना हो, हिंदुस्तान हो, यूरोप हो, लैटिन अमेरिका हो, हर जगह तबाही फाइनेंशियली हो रही है। पाकिस्तान की भी तबाही लगी पड़ी है। ये नहीं मानते हैं पीटीआई वाले, यहाँ टीवी पर आ रहा है कि भाई बहुत अच्छा हो रहा है, माइनस में हम चले गए हैं। तो जब तबाही होती है उसके बाद जो नई दुनिया, नवा इंसान बनता है, चीज़ें नई बनने वाली हैं, नई चीज़ें आने वाली हैं। ये जो रवायती हम और आप गुफ्तगू कर रहे हैं, ये चीज़ें 6 महीने 8 महीने के बाद नहीं होंगी। क्या चीज़ होने वाली है इस वबा के बाद, जब ज़लज़ले आते हैं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर्स ख़त्म होती है, जब एटम बम गिर जाता है, जब प्ले ख़त्म होता है, तो नई चीज़, नए इनकलाबात, नई चीज़ें हो रही हैं। तो वो पाकिस्तान में भी ये चीज़ होने वाली है। किस तरह होती है आई डोंट नो एनीथिंग, किस तरह होगी, कौन होगा, किस तरह चीज़ें होंगी, पर ये चीज़ें नहीं होंगी जो नज़र आ रही है। आपने भी हुकूमत की, नून लीग ने भी हुकूमत की, आपका दौर भी आइडियल नहीं था। अगर तहरीक चलती भी है, लोग आपके ऊपर एतमाद करेंगे? देखिए, तहरीक जो है वो उसका जो डायनामिक्स होता है एक अजीब होता है। एक होती है कि जलसे जुलूस हो जाएं, जलसे में हमारे पास 5,000 आदमी आ जाएं, 50,000 आदमी आ जाएं, 1 लाख आ जाएं। तहरीकें जो होती है पाकिस्तान में, जो तहरीकें हमने 1-2 देखी जेन्युइन किस्म की, एक हमने देखी 68 में, एक बच्चा जो है वो रावलपिंडी में शहीद हुआ और वो तहरीक ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान में चली जिसमें अयूब खान चला गया। दैट वाज तमाम जीनियस तहरीक। दूसरी हमने जिसमें मैं खुद पार्टिसिपेट था, दैट वाज MRD की तहरीक। ठीक है, वो एक जेन्युइन तहरीक थी, पता नहीं किस तरह निकली। और सर वो दौर नहीं, मेरी बात सुनिए, एक वर्कर आपका था, दूसरा एमक्यूएम का मिडिल क्लास था, वो खत्म हो गया। मेरी बात सुने, तहरीकों का कोई डायनामिक्स, करप्शन ने खत्म कर दिया। मैं सारी दुनिया की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान की बात नहीं करता हूँ। जलसे जुलूस और तहरीकें, दैट इज सम अदर थिंग। दुनिया की तारीख में अगर आप देखेंगे कि इनकलाबात या तहरीकें वो रातों रात, मिसाल के तौर पर ट्यूनीशिया में एक बंदा अरेस्ट होता है, उसको तशद्दुद होता है, मर जाता है, और ट्यूनीशिया वो लीडरलेस तहरीक, मेरी बात सुने, वो क्राउड था सर। तो देखिए क्राउड या क्राउड लीडरलेस तहरीक और इस तहरीक में फर्क है। तहरीक इस तरह ही चलती है, तब्दीली की तहरीकें इस तरह चलती हैं इंटरनेशनली। तो कमिंग डेज में, कमिंग मंथ्स में मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ एज ए सियासी वर्कर कि पाकिस्तान में भी एक बहुत बड़ी तब्दीली होगी। जिस तरह चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी था ना, उसमें 80% अमल दरामद हुआ, 20% नहीं हुआ। इसी तरह अगर नवा चार्टर बनता है जिसमें इस्टेब्लिशमेंट का रोल 0 हो जाए और जो है टोटल पार्लियामेंट का रोल हो, पार्लियामेंट हर चीज़ अपने हाथ में। डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि ये एपीजी सब कुछ आप करप्शन बचाने। मैं एक बात खाली सर से कहना चाह रहा हूँ कि नवाज शरीफ साहब ने इन पे 2 इल्जाम डाले थे आसिफ जरदारी साहब पे। एक तो बलूचिस्तान वाली बात जो आपने क्लियर कर दी, सेकंड डाली थी सादिक संजरानी साहब की, जो तो वो था ना मूवमेंट डाला था। नहीं, उसने क्या किया, उसने आज उसने ये दोनों चीजें डाला था कि पीपीपी के वोटर्स ने धोखा दिया। नहीं, वो आज क्लियर नहीं किया। वो अभी तक इंक्वायरी नहीं की दोनों ने। नहीं, मेरी बात ना नून लीग ने की, ना पीटीआई ने करेंगे, पीपल्स पार्टी ने इंक्वायरी अभी तक करेंगे। वो सारी जो आज जो नवाज शरीफ ने बात की वो सारी उन पर डाल दी एस्टेब्लिशमेंट के, ये सारी सुनो। आज उन्होंने क्लियर नहीं, आज उन्होंने क्लियर की है। वी आर थैंकफुल कि कम से कम हम पर जो लान ताना था वो खत्म हो गया। किस तरह लोग नहीं आए आपको पता है? आपको हेरा फेरी, आपको किस तरह वोट पड़े?
इनके 36 लोग नहीं है, मुझे तो किस तरह नहीं आए? क्यों नहीं आए? मुझे किस क्या- तरह नहीं मुझे आते? क्या पता? आपको पता है ना? मेरे को कौन बताएगा? नहीं, किस तरह आपको नहीं पता? आपकी इनके गवर्नमेंट MNA और है, सेनेटर आपको को आपकी कौन गवर्नमेंट है। बताएंगे? किस तरह हाउस ट्रेडिंग होती नहीं, है, आप- किस तरह लोग बिकते हैं? आप मुझे बताएं इनके सर क्या- आप इतने बच्चे थोड़े ही PDP और नून हैं। लीग आपने वाले हुकूमत बनाई है मुल्क के अंदर, आप बच्चे थोड़े ही मैं हैं। तो आपको कहा, मैं सिर्फ अल्लाह को क्रेडिट देता हूँ, ना मैं आपके कहने पे किसी और को क्रेडिट देने के लिए तैयार हूँ, ना मैं किसी को ये क्या करूँगा। बात है, आपने जो बड़ी बात कर दी, आपको आपको आपने ऐसे ही हुकूमत बना दी है। सर साजिद भाई, आपको खुद पता है कि हुकूमत किस तरह बनती है और किस तरह आपको पता है सेनेटर बनते हैं, और हम अच्छी तरह जानते हैं किस तरह लोग बिकते हैं, किस तरह जमीर फरोशी होती है। आपको सबको, हमें पता है, आपको पता है किस तरह आधे घंटे पहले हाथ उठाते हैं, सब गिनती पूरी होती है, आधे घंटे के बाद गिनती, आपको पता है किस तरह चेंज, कौन करवाता है ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, किस तरह पैसे चलते हैं आपको भी पता। मुझे आजकल दौर MRD ARD तहरीकें सोशलिज्म, वो दौर चला गया, वर्कर नहीं रहा, वोटर है आज भी। तहरीक चलाना इतना आसान होगा APC में, रोडों पे आना, लोगों को निकालना कि हम तहरीक चला रहे हैं, आसान होगा? आखिरी क्लोजिंग रिमार्क से सर। देखिए, कोई भी तहरीक चलाने के लिए नीचे तंजीम का होना बहुत ज़रूरी हाँ। है किसी भी जमात की। क्योंकि तंजीम किसी भी जमात की रीढ़ की हड्डी होती है, और तंजीम वो चीज़ होती है जो कि एक उसके जो कि एक MNA को अपने हल्के में ले जाती है, MP को अपने हल्के में ले जाती है। सियासी उस तंजीम का काम ये होता है प्रोटेस्ट करना, लोगों को रोडों पर लेके आना, बड़े बड़े मुजाहरे करवाना। मैं समझता हूँ कि शायद APC के अंदर जमातें मौजूद हैं, अगर इनकी तंजीम हर जमात की अपनी अपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हुई तो ये लोगों को और कारकुनों को, अगर कारकुन इनका स्ट्रांग हुआ तो वो लोगों को लाने में कामयाब होगा। अगर इनकी तंजीम जिंदा है, सलामत है, स्ट्रांग है, अच्छी है, तो कामयाब हो जाएंगे। अदरवाइज खाली लीडर मिलकर सारे लोगों को बाहर नहीं निकाल सकते, बल्कि लीडर की जो तंजीम होती है, तंजीम ही लीडर को चलाती है, तंजीम सही जमात को चलाती है, तंजीम ही MPs को चलाती है, तंजीम ही बुनियाद है किसी भी जमात का। बड़ी मेहरबानी सर, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपकी बड़ी मेहरबानी। देखते हैं आगे क्या होता है। सब सियासी जमातें एक साथ हुई हैं इस गवर्नमेंट के खिलाफ, इस गवर्नमेंट की नाअहली के खिलाफ। जो वादे दावे किए थे इस गवर्नमेंट ने एक भी पूरा नहीं किया। देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है। इसी के साथ दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज। फिर